आधुनिक समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे नागरिक समाज के निर्माण के लिए, एक सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए संविधान होना अति आवश्यक है। इस संविधान को बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और पूरा विश्व इस चीज़ को मानता है कि इतनी विभिन्नता होते हुए भी भारत जो है वो अखंड है और इकट्ठा खड़ा है। तो क्या संविधान को भारत चलाने का वैसा एक विस्तृत एग्रीमेंट या प्रोसेस पुस्तिका माना जाए? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने के लिए ये एक पार्ट है। मनुष्य की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए आज तक हमारे संविधान में 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ प्रहरी अभिलेख की सीरीज़ में, जहाँ हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर राजीव मेजर हैं और आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इससे पहले ये सीरीज़ शुरू करें, मैं आपका एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ डॉक्टर राजीव मेजर से। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं, एक बहुत ही जुझारू छात्र नेता थे जो बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं। आज के प्रेजेंट दौर के मुख्यमंत्री सुखविंदर जी और हमारे बहुत सारे लीडर्स के सहपाठी रहे हैं या सीनियर रहे हैं और इन्होंने पीएचडी की है और कॉमर्स के प्रोफेसर भी रहे हैं और जन आंदोलनों के साथ जुड़े रहे हैं। अभी एक एनजीओ चलाते हैं और आम जनमानस से जुड़े हैं। हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक जनरल हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, ये शायद पहले भी होता होगा, कि राहुल गांधी ने ये ट्रेंड शुरू किया कि संविधान की एक बुकलेट लेके पार्लियामेंट में गए और तब से ये बहुत कॉमन हो गया कि अब बहुत अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किया जाता है। वेरी ऑनेस्टली मुझे भी तब रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मुझे भी, हालांकि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, करीबन 25 साल नौकरी की और बिज़नेस में हूँ और पत्रकारिता में भी हूँ, कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता। सब प्रियम्बल क्योंकि हमारी क्लास में होता था और हम सिविक्स पढ़ते थे तो थोड़े थोड़े अंश हमको पता होंगे, बट एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कब बना, और जैसे हम सुनते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हर एंगल से हमारे इंसान जो सिटीजन्स हैं उनकी जिम्मेदारियां, उनके राइट्स, स्टेट्स के राइट्स, हर एक चीज़, हर एक सिस्टम, हर एक गवर्नेंस का साधन एंड पॉसिबिलिटीज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। तो जैसे मैं जानता हूँ आपको पर्सनली और हम सुनते भी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं और आप जनरली जब भी वर्कशॉप्स लेते हैं, चाहे वो किसानों की हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की हैं, चाहे वो टीचर्स की हैं, तो मेन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बात होती है और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं लोग। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि हम इस सीरीज़ के थ्रू, जैसे हम बात कर रहे थे, हम एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसका औचित्य क्या है, और हम कोशिश करें कि हम जैसे मेरे जैसे लोग इसको समझ पाएँ कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है। हाँ, धन्यवाद गर्ग जी। मैं आपके चैनल प्रहरी अभिलेख के माध्यम से एक बार फिर दर्शकों का अभिवादन उनको देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। ये जो संविधान का विषय है आज के समय में बहुत चर्चित विषय है और इसकी एक बहुत बैकग्राउंड है और बिना उस बैकग्राउंड को समझे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारा जो संविधान है वो क्या है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किन परिस्थितियों में ये विचार आया कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। हम यदि शुरुआत करें तो जब ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, उसी समय पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था जी, और 1945 तक आते आते विश्व युद्ध लगभग समाप्त हो गया और उसका जो अंत हुआ वो बड़ा भयानक अंत था।
उस विश्व युद्ध के बाद कई देश नए पनपे, कई विचारधाराएं बनी, कई विचारधाराएं टूटी और अलाइड फोर्सेस की जीत हुई। जो दूसरे इटली, जर्मनी और जापान जैसे देश थे वो इसमें हार गए। उसी समय जब हमारे देश में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला, उस समय ये चर्चा पूरे भारत में हुई कि हम आने वाले समय में यदि भारत आज़ाद होता है तो हम भारत को किस ढंग से चलाएंगे जी। हमारे भारत की वास्तव में जो प्रकृति है वो क्या होगी? क्या ये एक धर्म पर आधारित राज्य होगा या क्या ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा? अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा तो फिर इसके बाकी नियम किस प्रकार होंगे? एक चर्चा उस वक्त चल रही थी। और उसी समय 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में आया और कैबिनेट मिशन ने ये प्रस्ताव रखा कि भारत अपने लिए एक संविधान का निर्माण करे और जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। आज़ादी से पहले ही हो जाए। आज़ादी से पहले ही कैबिनेट मिशन के आने के बाद उसके प्रस्तावों के कारण और उसके खास करके कोशिशों के कारण, क्योंकि ये इंग्लैंड समझ चुका था उस समय, ब्रिटेन समझ चुका था कि भारत लंबे समय तक हमारे उसमें नहीं रहेगा, अब ये आज़ाद हो जाएगा। लोग एकदम महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में जनमानस इतना उग्र हो चुका था कि अंग्रेज़ों ने समझ लिया था कि आने वाले समय में हमें भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। तो जुलाई 1946 में ये चुनाव होता है और उसमें 389 लोग चुन करके आते हैं, लेकिन वो विभाजन के बाद ये कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, फिर ये 299 लोग जो हैं वो इसमें रहे, जिसमें 15 औरतें थी। और दिसंबर में इनकी प्रथम मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को इनका जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुना जाता है वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इसी समय, क्योंकि अब सारे लोग तो संविधान लिख नहीं सकते थे, इसलिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव वहाँ पे रखा गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इस तरीके से संविधान बनाने की जो है प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। और आप सुनकर हैरान होंगे कि ये तो कहा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है ही। इस संविधान को बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे जी। इतने लंबे समय के बाद ये संविधान लिख करके तैयार हुआ और इसे जो स्वीकार किया गया, इसे जो अपनाया गया, वो किया गया 26 नवंबर 1949 को जी। उसके बाद इसे अपनाया गया और लागू किया गया जाकर के फिर 26 जनवरी 1950 में जी। तो कुल मिलाकर के जब ये संविधान बन करके तैयार हुआ था, इसमें 395 आर्टिकल थे जी। 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल इसमें थे जी, और 25 भागों में ये विभाजित था। और ये एक बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में जाकर के ये संविधान तैयार हुआ और इसी के आधार पर फिर जब इसे अपनाया गया, इसे अंगीकृत किया गया, तो हमारा जो भारतीय समाज है इसी के आधार पर आगे बढ़ा। ये इसकी बैकग्राउंड है, ये इसकी पृष्ठभूमि है हमारे संविधान के बनने की। तो डॉक्टर साहब, इसको अगर ऐसा समझा जाए कि जैसे प्रोसेसेस कि देश को कैसे चलाना है, हम जैसे एग्रीमेंट्स लिखते हैं कोई कोर्ट कचहरी में जाके कि इस स्थिति में ये होगा, इस स्थिति में ऐसा होगा, तो क्या संविधान को भारत चलाने का वैसा एक विस्तृत एग्रीमेंट या प्रोसेस पुस्तिका माना जाए? देखिए, एग्रीमेंट हमेशा 2 लोगों के मध्य होता है। एग्रीमेंट एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि एक लिखित रूप में एक प्रोसेस या कंडीशंस, हाँ, क्या उसको वैसा माना जाए? नहीं, हम मतलब पूरी रूप से इसको एग्रीमेंट नहीं मान सकते, लेकिन ये है कि ये एक विचित्र किताब है जो भारत के लोगों ने अपने लिए लिखी, भारत के प्रतिनिधियों ने पूरे भारत के लिए लिखी और इसे स्वीकार भी पूरे भारत ने किया।
तो ये लिखित डॉक्यूमेंट जरूर है, लेकिन ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड इसलिए कि इसका जो मुख्य भाव है उसको नहीं बदला जा सकता। जैसे इसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जैसे इसका समाजवादी चरित्र है, जैसे इसका प्रभुत्व संपन्न चरित्र है, उसको आप नहीं बदल सकते। फेडरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको नहीं बदला जा सकता। लेकिन फ्लेक्सिबल इसलिए है कि यदि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं समाज में कि समाज को और आगे बढ़ाने के लिए आप इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ना चाहते हैं तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज तक हमारे संविधान में 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, और वो 106 अमेंडमेंट इसलिए नहीं हुई कि उनको लगता था कि संविधान गलत है, बल्कि वो इसलिए हुई कि समय के कारण, परिस्थितियों के कारण और आधुनिकता इसको देने के लिए, विकास के लिए इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जाएं, और वो चीज़ें जोड़ी गई। इसलिए ये रिजिड भी है, ये फ्लेक्सिबल भी है। इसे आप एक एग्रीमेंट ना कह करके एक वो अधिनियम कह सकते हैं जो लोगों ने अपने लिए बनाया और अपने पर लागू किया। इसको अगर ये बोलें कि ये एक रेफरेंस बुक है जो आने वाली जनरेशन्स, उस समय की और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दस्तावेज है जिसको आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं कि देश कैसा चलेगा और क्या क्या हमारे भाव है। एम आई राइट ऑन दिस? हाँ, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये भी एक साथ में मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि सिविल सोसाइटी जहाँ पे भी निर्मित होती है, सिविल सोसाइटी निर्मित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरानी परंपराओं में रूढ़िवादिताएं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो समय के साथ सही नहीं बैठते। तो एक आधुनिक समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे नागरिक समाज के निर्माण के लिए, एक सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए संविधान होना अति आवश्यक है। बिना संविधान के ऐसा समाज आप निर्मित नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो संविधान है, ये वास्तव में हम लोगों ने अपने समाज को सामने रखते हुए, अपने नागरिक समाज को सामने रखते हुए हम लोगों ने इसको अधिनियमित किया और आत्मनिर्मित किया है। जी, ये तो संविधान हुआ। वेरी ऑनेस्टली मेरा दिमाग अभी भी वहाँ अटका है कि इसको अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो, किसी अनपढ़ आदमी को बताना हो या जो नहीं समझ रखता, तो कैन वी से कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रूल बुक जो हम सब ने डिसाइड किया कि हम विल अबाइड, हम इन सब जो इसमें लिखा गया हम उसका अनुसरण करेंगे और आने वाले समय में समय रहते जब हमको लगेगा तो हम सब मिलजुल कर आपसी परामर्श में इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये वही रूल बुक है और ये इसकी प्रस्तावना में लिखित भी है, जिस पर हम बाद में आएंगे। जी, प्रस्तावना में लिखित है कि ये एक रूल बुक है, एक नियम है, ये नियम है। ठीक है डॉक्टर साहब, व्हाट मेक्स, ऐसा क्या खास है हमारे संविधान में जो इसको बाकी दुनिया से अलग बनाता है? एक चीज़ तो मेरे को लगता है कि संविधान में जो इसको बाकी दुनिया से अलग बनाता है, एक चीज़ तो मेरे को लगता है कि हम सारे जानते हैं कि जब हम ब्रिटिश राज से आज़ाद हुए तो भारत बटा हुआ था, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर था और बटा हुआ जाति के नाम पे था, धर्म के नाम पे था, भाषा के नाम पे था। तो बहुत कुछ इसमें इंक्लूड किया गया होगा और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया गया कि ये गणराज्य होना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनने वाला है और संघीय ढांचा होने वाला है। पर ऐसा क्या खास है कि आज तक हमको विश्व की सबसे ओपन डेमोक्रेसी माना जाता है और पूरा विश्व इस चीज़ को मानता है कि इतनी विभिन्नता होते हुए भी भारत जो है वो अखंड है और इकट्ठा खड़ा है। तो हाइलाइटिंग पॉइंट कहाँ पे है? हम फिर धीरे धीरे स्टेप्स पे जाएंगे, एक एक सेक्शन पे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, पर क्योंकि आज पहला हमारा एपिसोड है तो मैं चाहूँगा कि आप वो हाइलाइट्स थोड़े से हमें बताएं। गर्ग जी, वास्तव में हमारा संविधान दुनिया में सबसे अलग इसलिए है, अगर हम अपने संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करें
तो ये प्रस्तावना ही अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाती है और इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त फिलॉसफी छुपी हुई है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ी प्रस्तावना आपके समक्ष रखूं, अपने दर्शकों के समक्ष, कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने के लिए, ये एक पार्ट है जी, बनाने के लिए। फिर अगला पार्ट है, और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता जी, और मनुष्य की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा इन सब में मतलब सभी नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए, जी, ये 3 चीजें हो गई। क्या किया हमने? आज इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को हम आत्मर्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे अपनाते हैं। ये तो बहुत ये वास्तव में हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब इसका एक एक शब्द, अगर आप एक एक शब्द का अध्ययन करेंगे तो अपने आप में इसकी बहुत जबरदस्त फिलॉसफी है। अब सबसे पहली बात जो आप शुरू में कर रहे थे कि संप्रभुता संपन्न, इसका मतलब है हमारे राष्ट्र पर किसी दूसरे राष्ट्र का कोई नियम लागू नहीं होगा जी, हमें कोई बाहर से अब गाइडलाइन नहीं देगा, हमें कोई बाहर से आदेश नहीं देगा, हम अपने फैसले स्वयं लेंगे। समाजवाद से हमारा मतलब है कि हम धीरे धीरे एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिस समाज में हर व्यक्ति को उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यता के अनुसार काम मिले और काम के अनुसार उसको वेतन या उसके वेजेस दिए जाएं। और फिर पंथ निरपेक्षता, अब ये एक बहुत जबरदस्त विषय है आजकल कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता। जी, तो हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता नहीं लिखा, उन्होंने पंथ निरपेक्षता लिखा। पंथ और धर्म में फर्क यह है कि पंथ वो होता है जिसमें पद्धति और पुरानी जीवन शैली होती है, जिसका धर्म भी हिस्सा होता है। तो धर्म निरपेक्षता अपने आप में सीमित शब्द है और पंथ निरपेक्षता अपने आप में एक व्यापक शब्द है। यानी किसी पंथ का आधिपत्य नहीं होगा, किसी एक धर्म का आधिपत्य नहीं होगा, और ये एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र होगा। जी, गणतंत्र से हमारा मतलब कि हमारा कोई राजा नहीं होगा, कोई किंग नहीं होगा, हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी चुना हुआ होगा, जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री है ना। और लोकतंत्र की व्याख्या तो हम अक्सर करते हैं कि ये बहुत बड़ा लोकतंत्र है। तो ये 5 चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये बहुत गूढ़ है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। ये सारी चीजें आपको किसी और संविधान में नहीं मिलती। कुछ यूरोपियन देशों में ऐसे संविधान हैं जिनमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं पे जाकर के चीजें सीमित हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे चीजें सीमित नहीं है। फिर व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, हर व्यक्ति यहाँ गरिमा के साथ रहेगा, आत्मसम्मान के साथ रहेगा, और उस आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए बंधुता का भी हम जो है और बढ़ाएंगे, इसको निर्मित करेंगे, ये भाव हर व्यक्ति में पैदा करेंगे। और लास्ट जो सबसे बड़ी इसकी खूबसूरत चीज है कि हम एतद द्वारा इसको आत्मर्पित, एतद द्वारा क्या मतलब, हम इस संविधान को इसी संविधान के माध्यम से स्वयं को आत्मर्पित करते हैं। तो जो आप शुरू में जो प्रश्न कर रहे थे कि ये एक नियम है सबके लिए या क्या है, हमारा बनाया हुआ नियम हमने ही लिखा, हमने ही अपनाया, और ये सामाजिक नियम है,
ये व्यक्तिगत नियम भी है। हम सारे मिलकर के इसको अपनाएंगे भी, इसको अंगीकृत करेंगे और इसके आधार पर अपने समाज को आगे चलाएंगे। इसीलिए गर्ग जी, हमारा संविधान इस प्रस्तावना के आधार पर ही यदि हम देखें तो पूरे विश्व से हमें अलग करता है, एक अलग तरह का समाज हमें देता है, एक अलग तरह का लोकतंत्र हमें देता है। और मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इसका भी अपना एक इतिहास है प्रस्तावना का। जी। 13 नवंबर 1946 को संविधान सभा की मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य रखे थे संविधान की। जी। कि संविधान के वास्तव में हमारे उद्देश्य क्या होंगे। उनमें वही बातें थी जो प्रश्न आपने शुरू में उठाए थे कि हमारा आने वाला समाज कैसा होगा। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने रखा था वही बाद में जाकर के हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। तो ये वास्तव में ये जो अभिलेख है प्रस्तावना का, ये देन है हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। जी। इट इज़ अमेजिंग डॉक्टर साहब, मतलब जैसे हमने पढ़ा, मेरे को लगता है कि मेरे उम्र के बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, लेटेस्ट सिलेबस में मेरे को नहीं पता। हमको 8th में एनसीईआरटी के बुक में प्रीएम्बल को रटाया जाता था कि आप पास हो जाओ, पर आज इसका संदर्भ समझ आ रहा है। एंड मैं आई एम श्योर कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो इसको समझेंगे। और एक और ख्याल आ रहा है मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ कि आज भारत के आज़ादी के इतने साल बाद तक भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई पढ़ा ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा। और मैं हैरान हूँ कि इवन ग्रेजुएशन लेवल तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। तो खैर, इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे। अब मैं एक चीज़ आपसे बड़ा ब्रीफली जानना चाहूँगा कि जितना मेरे को समझ आ रहा है कि क्या ये प्रस्तावना के बेसिस पे ही भारतीय संघीय ढांचा बना, और क्या हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर आईपीसी भी इसी पे आधारित है, या वो अलग चीज़ है, या ये एक सिर्फ प्रस्तावना थी और आर्टिकल्स और ये सब अलग अलग हुए? नहीं, देखिए, ये तो संविधान की जो प्रस्तावना है ये उसका उद्देश्य है जी, कि हमारे इस संविधान को लिखने और अपनाने के पीछे हमारे उद्देश्य क्या है। जहाँ तक बाकी जो हमारे एक्ट हैं, सीआरपीसी हुआ या आईपीसी हुआ, ये सारे अपने आप में एक अलग विषय हैं, लेकिन इन सब का आधार जो है वो संविधान ही है जी। संविधान से ही हमारे सारे के सारे नियम और अधिनियम निकलते हैं। अब जैसे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो लोअर कोर्ट होता है, दिस इज कोर्ट ऑफ फैक्ट्स, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जी। तो हमारे संविधान का जो संरक्षण है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, वो संविधान को संरक्षित करेगा। तो बहुत से लॉज इंडिया में बने हैं, लेकिन उन लॉज का जो आधार है, जो बेस है, वो संविधान है, क्योंकि कोई भी नियम, कोई भी दूसरा अधिनियम संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। जहाँ पे भी कोई नियम संविधान के विरुद्ध होगा, वो नियम अपने आप में नियम नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात ये, मैं तो जब कभी भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में ये हमारे जीवन में एक आरती की तरह क्यों नहीं एंटर कर पाया जी। जिस तरह हम मंदिर में बैठ करके, एक धार्मिक स्थल में बैठ करके हम भगवान की आरती करते हैं, अगर वास्तव में हम इस प्रस्तावना को समझ करके ही अपने जीवन यापन करें, इस प्रस्तावना को समझ करके ही समाज में व्यवहार करें, तो ये वास्तव में एक बहुत अच्छा समाज निर्माण करने में हमारी सहायता करेगा। डेफिनेटली। लेकिन हुआ क्या कि संविधान को पढ़ाना तो जरूर, हमने संविधान वास्तव में बना भी है, ये भी कई लोगों को गांव में शायद पता नहीं होगा जी कि संविधान भी हमारा कोई है। तो ये एक विडंबना रही है कि संविधान तो शुरू से ही, प्राइमरी से ही विषय होना चाहिए था, ताकि हम लोग समझ पाते, एक बच्चा समझ पाता कि मुझे बड़े होकर एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है ना। और तो वो हम लोगों ने नहीं किया। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि चाहे कोई भी नियम बने, चाहे कोई भी अधिनियम बने, वो संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता, और संविधान से ही वो पावर ड्रॉ करके वो नियम बनता है। और संविधान पूरा इस प्रस्तावना पे बेस्ड है। पूरा इस प्रस्तावना पे बेस्ड है।
ये जो संविधान की प्रस्तावना है, ये वास्तव में मूल भाव है, और ये भाव किसी ने हमें दिया नहीं है। ये कई लोग कहते हैं कि भी डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये संविधान लिखा तो उन्होंने कई संविधान पढ़े। वो तो जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं आपको बहुत से रिव्यूज करने पड़ते हैं जी। लेकिन ये जो भाव है इस संविधान का, ये पैदा हुआ है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। उस समय हिंदू मुस्लिम एक थे, सभी जातियां एक थी, अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, एक समाजवादी दृष्टिकोण पनप रहा था, धर्मनिरपेक्षता का लोग अर्थ समझ चुके थे कि अगर हम बंटते हैं तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं होगा। हालांकि बाद में विडंबना है कि पाकिस्तान अलग हुआ, वो एक अलग से हिस्ट्री है और अलग से विषय है, लेकिन संविधान का जो मूल भाव है ये हमें स्वतंत्रता आंदोलन से ही मिला है, और यही भाव जो है आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, अब उस विषय पर कभी हम बाद में बात करेंगे कि भी आजकल संविधान को जो एक स्लोगन दिया जा रहा है कि संविधान पढ़ना आजकल ही क्यों जरूरी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी हमारे समाज में संविधान सबसे पवित्र किताब है, और संविधान के आधार पर ही हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, और दूसरी कोई ऐसी पुस्तक नहीं जो हमारे समाज को सही दिशा दे सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक्चुअली आज ये डिस्कशन से इट्स एन आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि मैं खुद ये सोचता था कि संविधान सिर्फ इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि आपको आपके राइट्स पता हों, और हम ड्यूटीज़ और राइट्स इसी की बात करते हैं। स्टेट्स लड़ती हैं या लोग कोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट करती हैं, पर प्रस्तावना पे कोई बात ही नहीं कर रहा कि उसकी आत्मा क्या है और ये शुरू क्यों हुआ। तो आज के इस एपिसोड में मैं ये चाहूँगा आप सब श्रोताओं से कि आप भी शेयर करिए कि क्या आपको एक्चुअली ये पता था कि हमारा जो राष्ट्र है उसकी नींव किस भाव से रखी गई, और कितने लोगों को इस संविधान के बारे में इस तरह से पता था। आप बने रहिए, ये सीरीज़ जारी रहेगी, क्योंकि अब के बाद हम एक एक टॉपिक उठाएंगे। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, शायद हमारे एडिटर इसको फ्लैश भी करें कि हमारी प्रस्तावना प्रीएम्बल क्या है, ताकि हम उसको देखें और उससे हमको समझ आएगा कि हमारी फिर ड्यूटीज़ क्या बनती हैं, हमारी जिम्मेदारियां इस समाज, इस देश के प्रति क्या बनती हैं, और उसी के साथ साथ हमारे क्या राइट्स हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के इस एपिसोड को हम कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं विराम देंगे और जल्दी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।